बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक स्पेशल शो कर रहे हैं कुछ लेजेंड्स के साथ, और इन सब लेजेंड्स को हमने इकट्ठा किया है द लेजेंड ऑफ मौला जट स्पेशल में। द लेजेंड ऑफ मौला जट कुछ दिनों में रिलीज़ होने वाली है, और ये फिल्म जो है, इस फिल्म के पीछे बहुत से लेजेंड्स हैं, और उन लेजेंड्स को हमने आज अपने शो में इकट्ठा किया है। और फिल्म जो है क्या है, इसमें क्या कहानी है, इसका पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप भी चाहते होंगे कि मैं ज़्यादा ना बोलूं, लेजेंड्स जो हैं उनके साथ बातचीत करूं, तो मैं तारुफ करवाऊंगा अपने लेजेंड्स का। हमारे लेजेंड हैं नवाया सोनिया हमजा अली बासी साहब, जो कि इस फिल्म में नूरी नत का किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अहमद भाई आप ठीक ठाक? और उनके साथ है हमारे एक और लेजेंड जनाब फवाद खान साहब, जो कि इस फिल्म के मौला जट हैं। यहाँ तो नहीं लगते मौला जट लेकिन फिल्म में तो बड़े खौफनाक किस्म के मौला जट हैं आप। थैंक यू जी। और हमारे मेहमान हैं जनाब बिलाल लाशारी साहब, जो कि इस फिल्म के रूह रवा हैं, डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और प्रोडक्शन में भी इनका बड़ा रोल है। और उनके साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली नासिर अदीब साहब, जो कहानी नवीस हैं और डायलॉग भी इस फिल्म के इन्होंने लिखे हैं, और जो पिछली मौला जट फिल्म थी असल, उसके भी डायलॉग इन्होंने ही लिखे थे। इस फिल्म के डायलॉग मैंने लिखे, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बिलाल लाशारी साहब ने लिखा है, और कहानी हम दोनों की है। अच्छा, तो हम यूँ समझ लें कि हम यूँ इकट्ठे हैं। चलें, यक जान दो कालब है, 2 in 1 2 in 1। ठीक है, ठीक है। हमजा अली बाजी साहब, सर, नूरी नत का किरदार और हमजा अली बासी, क्या बहुत ज़्यादा तजाद नहीं है इसमें? सर है, बहुत ज़्यादा तजाद है, और एक एक्टर के तौर पे ये बड़ी लुत्फ़ वाली बात होती है, बड़ी प्लेजर वाली बात होती है कि आप कोई ऐसा कैरेक्टर कर सकें जो आपकी अपनी पर्सनालिटी से बहुत ही फार ऑफ हो। तो कैरेक्टर एक्टिंग जो है वो मुझे बड़ी पसंद है, और आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर्स है जो मैंने प्ले किया। और इससे पहले जो प्ले हुआ था वो तो बहुत ही ज़्यादा एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस थी, एक बहुत ही बड़े एक्टर की तरफ से, मुस्तफा कुरैशी साहब। तो एडिड प्रेशर था कि अब इसको कैसे करना है। तो लेकिन बिलाल एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी कि बिलाल जब स्क्रिप्ट इसका लिखना शुरू किया था तो तब से आई एम विद हिम, तो इसकी इनपुट शुरू से इतनी ज़्यादा थी कि फिर आसानी हो गई। कितना अरसा लगा ये सारी फिल्म शुरू हुई और कहाँ पे खत्म? यार स्क्रिप्ट कब आपने कब कहा था कि आइडिया आया? एक मुझे बेसिकली इन्होंने बैठे बैठे कहा था यार एक आइडिया आया है। जब बाहर की शूट पे हम थे तो इस्लामाबाद में होते थे हमज़र में, तो तब ये आइडिया आया था, और तब तो फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई थी। 13-14 की बात है। हाँ, और इसी ज़माने में लाहौर में फवाद से काफ़ी साल लग गए इस पे तकरीबन। यस। फवाद खान साहब जी सर, ये मौला जट में सुल्तान राही का किरदार आप कर रहे हैं, लेकिन करैक्टर जो है मौला जट का वो तो बड़े हैवी वेट थे। तो इस फिल्म में भी मैंने सुना है कि आपने अपना वेट काफ़ी बढ़ाया। तकरीबन 78 किलो का वज़न था मेरा, 80 किलो का, और 100 को जो है फिर हमने इवेंचुअली अच्छा, 100 तक पहुंचे आप? जी जी। आपने 78 किलो से अपना वज़न जो है वो 100 kg किया जी। पंजाबी बोलने की प्रैक्टिस है वो किसके साथ किया आपने? वो इन सब के साथ हुई थी। मेरी पंजाबी बहुत कमज़ोर है, उर्दू तो मेरी है कमज़ोर, लेकिन पंजाबी तो बिल्कुल मुझे आती ही नहीं। और ये मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या ये है कि जब बिलाल ने जब अप्रोच किया इस आइडिया के साथ, तो माजरत के साथ मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले कि मैंने कहा तुम पागल हो, क्योंकि मुझे तो पंजाबी आती नहीं। एंड वो यही था आगे से, ये तो कॉन्फिडेंस ही सेट कि नहीं हो जाएगा, कर लेंगे। तो फिल्म में भी कुछ मौला जट की जब आप देखेंगे प्रोग्रेशन कुछ ऐसी ही है, पंजाबी वाइज नहीं, बट आई थिंक इन अ वे कि जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमारे लिए आसानियाँ खुद ब खुद पैदा होती गई। मेरे साथ ये सारे मेरे जितने दोस्त हैं और नासिर साहब जो हैं, उनसे भी हम फ़ोन पे जो रब्ता करके उनसे पूछा करते थे कि इसको किस लहजे में बोला जाए, किस तरह बोला जाए, एक्सेंट क्या पकड़ना है, क्योंकि पंजाबी के तो एक्सेंट भी जो है बेशुमार हैं पूरे पंजाब में। सो करते कराते हमारे पास टाइम इतना था डायलॉग्स तक पहुंचने का कि कुछ ना कुछ सीख लिया, लेकिन जितनी मुश्किल से मैंने सीखा उतनी आसानी से मैं भूल गया। तो आपने इनको कहा था पागल हो गया,
और अब आपने रियलाइज कर लिया कि बड़े बड़े काम पागल लोग ही करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हैं? बिल्कुल ऐसा ही। हम तो पागल हैं ये। बिलाल अशारी साहब, जी सर। आपकी फिल्म जो है वो भी रिलीज नहीं हुई और उसकी बड़ी धूम मच गई है, लेकिन एक सवाल अगर आप बुरा ना बनाए नहीं पूछो। कर लूँ। ये दो इतने हमारे खूबसूरत एक्टर और बड़े मासूम चेहरे हैं इनके, तो आपने एक को नूरी नत बना दिया और दूसरे को आपने मौला जट बना दिया। ये कोई आपने सोच समझ के कुछ साजिश तो नहीं की इनके खिलाफ? साजिश नहीं थी, और कभी कभार लोग समझते हैं कि क्योंकि ये इतने बड़े स्टार्स हैं दोनों, तो इस वजह से इनको शायद इनकी कास्टिंग हुई थी या सिलेक्शन हुई थी। मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, वार से पहले से हमज़ा से बात हुई थी, तो तब तो कोई जानता नहीं था हमज़ा को, अभी वो स्टार नहीं बना था। सो ये चॉइस वाज प्योरली ऑन नोइंग देयर एबिलिटीज़ एंड देयर टैलेंट्स कि ये एक्चुअली कर सकते हैं। तब वो बस वैसे ये हुआ कि वो इतने बड़े स्टार बन गए और हम सब का फ़ायदा हो गया। लेकिन ये आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि वैसे अब क्या बताएं कि इन्होंने क्या किया है, क्या काम किया है, बट वही एक चैलेंज था। हमज़ा जो है उसको एक उसकी जो आवाज़ है और जो नूरी नत के लिए एक हमें चाहिए था एक स्टैचर उसका बिल्ड करना और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को फॉलो करना, तो उसके अंदर जो हमज़ा ने कर दिया, क्योंकि ये भी एक बहुत सवाल होता था कि जो नूरी नत पहले बन गया अब वो कैसे फिर से कोई करेगा। सो ही विल बी अ बिग सरप्राइज़ फॉर पीपल। एंड फवाद एज मौला जट, तो वो आप कह रहे हैं ना कि हमज़ा कैसे मौला, मुझे लगता है फवाद असल में पर्सनालिटी में ज़्यादा करीब है मौला जट के जितना वो नूरी नत के है, बिकॉज वो पीपल हैव सीन हिम एज यू नो द रोमांटिक हाँ रोमांटिक हीरो, जो खूबसूरत आदमी है। आलिया भट्ट के साथ देखा था जी सर। तो सोनम के साथ देखा था। हाँ जी, उनको नहीं पता वो अंदर से पर्सनालिटी में अंदर से बड़ा एक वैशी आदमी है। एक वहशत भरी हुई है इनके अंदर जिसका बस वो अब इस फिल्म पे निकलनी थी वो, अच्छा, तो वो निकल गई। तो आप इनका अंदर बाहर लेके आए हैं। मतलब आप है कि असल में वो इनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑब्वियसली इन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। आपके किरदार की जो डिमांड थी उसको इस तरीके से इन्होंने निभाया है जी कि आप कहने पे मजबूर हो गए कि मैंने इसके अंदर से एक वैशी निकाला है। सर मैंने क्या निकालना है, वो अपने इतने वो हैं टैलेंटेड और स्किल्ड है वो बस। बट हाँ, एंड एक और चीज़ जो इसमें ज़रूरी थी ना कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये फिल्म जो है क्योंकि ओरिजिनल फिल्म और उसकी स्पिरिट में है फ़र्क है, लेकिन मौला और नूरी जो है ना वो आप उनको अलग अलग नहीं देख सकते, वो एक कॉम्बिनेशन है, एक जोड़ी है। जिस तरह हीरो और हीरोइन की जोड़ी होती है, उसी तरह मौला और नूरी भी एक कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जो सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का उस वक्त के सुपरस्टार्स थे, वो इकट्ठे कैसे लगे, उनकी केमिस्ट्री कैसी थी, उसमें मुझे लगता है फवाद और हमज़ा की स्क्रीन केमिस्ट्री जो है एक हीरो और विलन की, वो उसी स्पिरिट में है जो पुराने सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की जो थी ना केमिस्ट्री, वही आपको नज़र आएगी। वो उतनी ही ज़रूरी थी। ये नहीं था सवाल कि मौला कौन होगा या नूरी कौन होगा, हमेशा से ये था क्वेश्चन कि मौला और नूरी कौन होंगे। सो दिस वाज द रीज़न यू नो कि मुझे लगा कि आज के ये जो सुपरस्टार्स हैं इनका कॉम्बिनेशन विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर एवरीवन। अच्छा नासिर अदीब साहब, ये एक रवायती सा फ़िक्र है, लेकिन बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि मैं बचपन से आपका फ़ैन हूँ, और आपकी जो असल पुरानी वाली मौला जट है वो हमने अपने ज़माने तालिब इल्मी में देखी भी, और नारे भी लगाए बड़े उस पर, और शायद हमारे नारों की वजह से उस पर पाबंदी भी लग जाती थी। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि एक मौला जट आपने तकरीबन 30-40 साल पहले, 43 ईयर 43 साल पहले, 43 ईयर्स पहले लिखी। अब एक लेजेंड ऑफ मौला जट दोबारा आप लिख रहे हैं, तो ये लिखते हुए आप सोच नहीं रहे थे कि रेपिटेशन ना हो जाए, और दोनों में क्या फ़र्क होगा? फ़र्क क्या है ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये रेपिटेशन की बात पहले करता हूँ। जब बिलाल ने मुझे बुलाया कहानी लिखने के, तो उन्होंने कहा मैं ये मौला जट के किरदारों को लेकर फिल्म बनाना चाहता हूँ, आप मुझे कहानी कोई लिख कर दें। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मैं कहानी इनको इंटरवल तक सुनाई। मैं राइटर हूँ, मैंने 412 मेरी फिल्में रिलीज़ हुई, तो जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो मेरे सामने बैठे हैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से 3-4 सीनों के बाद मुझे पता चल जाता है कि बात जम गई है या ये बोर हो रहे हैं। तो जब 8वें और 9वें सीन पर मैं था तो मुझे पता चला
कि बिलाल कुछ और सोच रहा है, मुझे सुन नहीं रहा, सोच कुछ और रहा है। अच्छा, जब मैंने इंटरवल लगाया तो मैंने इससे पूछा जी, तो इन्होंने मेरा बहुत दिल रखा। उस वक्त मुझे पता चला ये काफ़ी चालाक इंसान है। मुझे कहने लगे मुझे 2-3 दिन दें। मैंने कहा ठीक है। वो 2-3 दिन की बजाय इन्होंने 2-3 महीने ले लिए। खैर 3 महीने 4 महीने मुझे सही तो याद नहीं, इनका फ़ोन आया कि यार आएँ सिटिंग करते हैं। मैं गया तो उन्होंने कहा कि नासिर साहब मैंने एक कहानी बनाई है, आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा जी सुनाई। इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, कैसी लगी? मैंने कहा जी बहुत अच्छी है, इसमें अब मैं शामिल हो जाता हूँ, तो इसमें अगर कोई चीज़ गड़बड़ है या कुछ मसला है तो मिल के कर लेते हैं। कहते हैं ठीक है। फिर मैं उसके अंदर शरीक हुआ। जब शरीक हुआ तो उस वक्त मुझे पता चला कि इन्होंने पहली मौला जट से मुझे कितना दूर कर दिया है। अच्छा, उस कहानी में शामिल होने के बाद मुझे पता चला, और जो मैं उसमें घुसता चला गया तो मैं इनसे सीखता भी चला। तो ये एक बिल्कुल नई फिल्म है। बिल्कुल एक नई फिल्म है। आप यूँ समझ ले, वो मेरी फिल्म एक डायलॉग में बताता हूँ, वो सिस्टम के ख़िलाफ़ थी, ये एक गलत सोच के ख़िलाफ़ है। वाह क्या बात है। अच्छा हमजा अली बाज़ी साहब, ये जो आपका इसमें किरदार है फिल्म में, ये बड़ा डिमांडिंग किरदार है, तो इसके लिए आपने कोई वर्जिश वगैरह की, जिम वगैरह में गए आप, कोई पैसे प्रिपेयर कैसे किया आपने अपने आप को? देखिए जी, पहले तो जाहिर सी बात है कि वज़न बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि ज़रा एक पहलवानी वाला ज़हन था कि नूरी को ऐसा होना चाहिए। फवाद साहब हंस रहे हैं। को वाकया उनको याद आ गया है। नहीं मुझे सब कुछ याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है। पहले मुझे कान में बताना, फिर मैं बताऊंगा कि बताएंगे ना। ठीक। वज़न मेरा कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाया मैंने, उसको एक नॉर्मली हद तक रखा, लेकिन फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन मेरी बहुत पेनफुल थी, जिसके अंदर दाढ़ी लगती थी, मूछें लगती थी, विग लगती थी, चेहरे पे प्रोस्थेटिक्स लगते थे, तो वो ज़रा 2-1 घंटे लेता था। कभी ऐसा हुआ कि आप घर गए तो घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया? पहचानने से तो इनकार नहीं किया, लेकिन अम्मी ने मुझे काफ़ी दफ़ा डांटा इस बात पे कि यार तू तेरा मुंह बिगड़ जाएगा, तेरे वाल टैप पैणगे, तेरा को मसला पै जाऊगा। इतना ज़्यादा वो मेकअप होता था, ग्लू होती थी वो चिपकी हुई, कि वो ज़रा काफ़ी माँ को फिक्र पड़ गई कि मेरे मुंडे नूं बिलाल लशारी ने मेरे मुंडे नूं की बना देता बिलाल लशारी। इनको भी बड़ा गुजरना पड़ा, बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट इनकी भी दाढ़ी बड़ी फेक लगती थी। वो आई थिंक बहुत पेनफुल प्रोसेस था, लाहौर की गर्मियों में शूट करना विद ग्लू एंड दाढ़ी। मेरा ख्याल दोबारा मैं सोचूंगा 2-3 दफ़ा इस तरह का कोई रोल करने से। तो जब आप गेटअप करके एक दूसरे के सामने आते थे तो हंसते थे या रोते थे? पहले दिन तो रोते थे, तकलीफ बड़ी होती थी, नहीं बहुत तकलीफ होती थी मेरी। खैर इन माई केस मैंने उस वक्त ये फॉर्चुनेटली एक ही प्रोजेक्ट साइन ऑन किया था। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कह लें, बिकॉज कुछ मुश्किलात से मैं गुजरा। मैं एक टाइप 1 डायबिटिक हूँ, सारी उम्र जो है इंसुलिन लगाता रहा हूँ, तो ये फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए एक मुश्किल काम था। तो उसकी वजह से कुछ मेडिकल वजूहात थी, जिसकी बिना पर मैं कुछ अरसे के लिए आई वॉज नॉट एबल टू वर्क। वो बीच में थोड़ा सा हमारा एक पीरियड आया था, बट अदर देन दैट 2.5 साल मुझे और कोई काम ना तो शायद मिल सकता था, ना मैं एक्सेप्ट कर सकता था, क्योंकि एक टगा पहलवान 100 किलो का जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, उसको ना किसी ने हीरो रखना था, ना किसी ने रोमांस करना था उसके साथ। तो मैंने कहा कि बस अब यही काम है जो कि 2.5 साल करना है। सो मेरी कहानी कुछ ऐसी है, बस दैट्स इट। तो आपने खुदा के लिए 15 साल पहले की थी? जी 15 साल गैप आया बीच में, आपने पाकिस्तानी फिल्मों में काम नहीं किया, कुछ इंडियन फिल्मों में काम किया, पाकिस्तान के ड्रामे किए, और फिर आप डायरेक्ट आए लेजेंड ऑफ मौला जट पे। जी। तो 15 साल बाद जब आप दोबारा एक पाकिस्तानी फिल्म कर रहे थे, तो क्या लगा आपको कि सोचा आपने कि ये कामयाब होगी नहीं होगी? 15 साल फिल्म करने में नहीं लगे। लास्ट जो खुदा के लिए आई थी, जब रिलीज़ हुई थी, वो 2007, ग़ालिबन 2007 या 8 का वक्त का टाइम है, राइट? 2007 था। 2007। उसके बाद एक रामचंद पाकिस्तानी आई थी जी, और फिर कुछ अरसे बाद बोल आई थी, और उसके दौरान एक आध और फिल्में आई थीं, बट इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा एक रिवाइवल हो गया था, वो हुआ नहीं था सही से। तो उस दौर के बाद जो है फिर टेलीविज़न का दौर आया, फिर से टेलीविज़न ने फिर से स्क्रीन्स ग्रैब की। हम सैटेलाइट चैनल से वापस अपने, मतलब हमारे जो लोकल चैनल्स हैं वो सैटेलाइट चैनल्स ही हैं, बट मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल फॉरेन सैटेलाइट चैनल से अपने लोकल सैटेलाइट चैनल्स पे आ गए।
तो एक्टर्स का काम ज़्यादातर टीवी पे गुजरता था, क्योंकि फिर से फिल्में बनना बंद हो गई थी। फिर आई थिंक मैं हूँ शाहिद अफरीदी से स्टार्ट हुआ फिर से, और उसके बाद एक एक करके फिल्में आती गईं। उस दौरान मैं इंडिया में काम कर रहा था, मैंने 2-3 फिल्में वहाँ पे की थी, और फिर जैसे हालात हुए, जिन भी वजूहात की वजह से मैं वापस आया 2016 में, बिकॉज़ ये प्लानिंग तो हमने बहुत पहले स्टार्ट कर ली थी कि ये करनी है कभी ना कभी। अब वो वक्त आके ही नहीं दे रहा था कि ये फिल्म स्टार्ट हो। एंड अगेन माई सिंपैथीज विद बिलाल, बिकॉज जब आप एक चीज़ को अपने जहन में लेके बैठ के पकाते हैं, उसको पकाते हैं, कुछ अरसे बाद ऑब्वियसली बात है वो हांडी तो जल जाती है, राइट। सो आई थिंक दैट बॉइलिंग पॉइंट हैड रीच्ड, एंड ये एक मुश्किल टाइम था। एंड देन जब 2016 आया, और जब मैं 2016 पाकिस्तान में, जब मैं वापस व्हेन आई स्टार्टेड ऑन मौला जट, तो 2016 की बात है, और 2017 की जनवरी में कैमरा रोल हुआ था। तो टेक्निकली स्पीकिंग 5 साल पहले मैंने फिर काम शुरू किया, और मौला जट से ही किया, और उसमें 2 साल गुजर गए, 2-2.5 साल गुजर गए, और उसके बाद मैंने 2 और फिल्में की हैं जो कि इसके बाद आएंगी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आप कह रहे थे कि आपको कैसा लगा, वो मैं बहुत अरसे के लिए गायब नहीं हुआ था। मैं कुछ 4 साल के शायद गया था, और जब मैं आया हूँ तो ये आई बिलीव इज़ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से रीसेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। एंड इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा भी कह सकते हैं आप। बट बिकॉज ऑफ द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, द स्केल, और ऊपर से ये बहुत बड़ा एक मेन स्ट्रीम फिल्म आप एक बना रहे हैं इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ, और उसको बना रहे हैं पंजाबी में, और आप उसको बना रहे हैं फवाद खान के साथ, हमजा अली बासी के साथ, फवाद खान से पंजाबी बुलवा रहे हैं आप उसमें, तो ये और भी बड़ा गैम्बल, ठीक है ना। ये साहब तो माहिर हैं, और आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मैं इनकी तारीफ करूं कि क्या इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, क्या परफॉर्मेंस दी है। ये तो मतलब मेरी तो टांगे काम जाती थी, काम पे टांग जाती थी। बट टांगे कांपती थी या कांपे टांगती थी? कभी कभी कांपे टांगती हैं, पहले टांगे कांपती थी, अब कांपे टांगती हैं। अच्छा, तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे लगता है मेड दिस द मोस्ट एम्बिशियस फिल्म, एंड हैट्स ऑफ टू अमारा, टू बिलाल, कि इस तरह की चीज़ पुल ऑफ करना। अब आपका पूरा पीरियड, अब आप इमेजिन करें कि जब से आपने ये लिखनी शुरू की थी और तब से लेके अब तक 8 साल गुजर गए मुझे लगता है, और आपने सब कुछ दाव पे लगा दिया। सो बिलाल ने कुछ भी नहीं किया वैसे एक्चुअली 8 साल में, सिवाय मौला जट, सिवाय मौला जट के। सो फॉर मी कि जब मैं ये सेट पे पहुंचा, मैं देखा जो ये हो रहा है, एंड ऑब्वियसली भी कभी ना कभी हमें अप्रीहेंशंस होती थी, क्योंकि डिलेज भी आते थे, चीज़ों के बारे में हम सोचते थे कि यार ये अच्छा रीशूट भी शायद करना पड़ जाए। सो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग बट ऑल्सो अ वेरी टेरिफाइंग फीलिंग एट द सेम टाइम कि यार ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई थिंक आज इट्स जो लोगों ने, अब DCP जो बाहर भी लोगों ने देखी, तो जिसने देखी उन्होंने कहा कि यार दिस इज़ अ वन ऑफ अ काइंड फिल्म। सो इट पेड ऑफ। लेजेंड ऑफ मौला जट पे हमारी गुफ्तगू जारी है। अच्छा बिलाल साहब, ये बताएं कि ये जिस तरह के वो कह रहे हैं कि ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, तो आपने सोच समझ के रिस्क लिया या अंधाधुंध रिस्क ले लिया? दोनों थे इकट्ठे। देखिए, अगर आप मौला जट से पंगा लेना चाह रहे हैं और उस फिल्म को फिर से रीमेक तो नहीं है ये, उसका एक कम्प्लीटली नया एक री इन्वेंशन है, तो आपका एक तरह से मुकाबला उस फिल्म के साथ नहीं है, लेकिन उस आइडिया के साथ है जो वो फिल्म बन गई ओवर टाइम। वो आइडिया जो है ना अब हमारे पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन चुका है, मौला जट, उसके डायलॉग, सब कुछ। सो जिस वक्त आप कहते हैं कि अच्छा अब इस चीज़ को फिर से बनाना है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि वो एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हो, और जिस तरह की कास्ट और जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, तो एंड से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। एंड में हमने कहाँ पहुँचना है, ये नहीं कि हम बनाते हैं और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। हर चीज़ जो इसमें, हर डिसीजन लिया गया, वो उस एंड रिज़ल्ट को ज़हन में रखते हुए लिया गया। उसमें जो सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट थी वो थी प्रोड्यूसर की। एक ऐसी इंडस्ट्री हमारे मुल्क में जहाँ इन्वेस्टमेंट करना इतनी ज़्यादा, वैसे ही फिल्मों में एक बहुत रिस्की एक चीज़ है। तो हम इतने लकी रहे कि ऐसे प्रोड्यूसर मिल गए जिन्होंने ना कि सिर्फ इन्वेस्ट किया इतना ज़्यादा, बट एक फ्री हैंड क्रिएटिव फ्रीडम जो होती है, क्योंकि जो
डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का जो होता है ना रिलेशनशिप बड़ा सेंसिटिव होता है। उसके अंदर किसी तरफ भी बात जा सकती है, दो लोग कभी कभार होता है फ़र्क डायरेक्शंस में एक प्रोजेक्ट को खींच रहे होते हैं। इसमें हम इतने अलाइंड थे और इतनी ज़्यादा सपोर्ट फ्रॉम अमारा हिकमत जो हमारी प्रोड्यूसर थी एंड असद आर इन्वेस्टर, उसको जब ये फ़िल्म आधी बन गई तब से मैं उसको कहता रहा कि यार एक बार आके देख लो कि बना क्या रहे हैं, मतलब इतने जो पैसे लग रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है, एक बार आके चेक तो कर लो। कहता नहीं यार छोटी स्क्रीन पे नहीं मज़ा आएगा, मैं एंड में बड़ी स्क्रीन पे देखूंगा। अच्छा, सो आप बात कर रहे हैं कि हमारे पागल होने की, जो प्रोड्यूसर्स हैं ना वो हम सारों से ज़्यादा तो पागल तीन चार पागल इकट्ठे हो गए थे। हैं। सारी पागल इकट्ठे हो गए। सबसे बड़े पागल नासिर साहब हैं। सबसे ज़्यादा पागल नासिर। अच्छा, और इसमें नासिर साहब के लिए क्यों इस बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि देखिए जब हम मिले तो हम बहुत फ़र्क वेवलेंथ्स पे थे। ये एक और दुनिया से, मैं एक और दुनिया से, हम सब एक और दुनिया से। अब हम हाफ वे नहीं मिल सकते थे, इनको ही आना पड़ना था पूरा हमारी वर्ल्ड की तरफ। और इतना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद, इतनी फिल्में लिखने के बाद, ये आसान काम नहीं होता कि आप कम्प्लीटली ओपन हो और इतने फ्लेक्सिबल हो कि अब ये एक और ही डायरेक्शन में चीज़ जा क्या रही ये है। कहना दुरुस्त है कि नासिर अदीब साहब जो हैं वो पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के दरमियान एक ब्रिज बन गए? बिल्कुल। अगर आप पुरानी मौला जट की बात करें और उस जो गंडासा फिल्में थी, पंजाबी सिनेमा था, और इस फिल्म में सब कुछ फ़र्क है। अगर कोई चीज़ सिमिलर है जो उसको ब्रिज करती है तो वो नासिर साहब हैं, उनके डायलॉग्स हैं। वो एक चीज़ है जो कि पुरानी की हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं कि यार ये एक ख़ास बात थी उस सिनेमा की, हमारे पुराने सिनेमा की। इसको हमने इग्नोर नहीं करना। शुरू में क्योंकि मैं ज़्यादा विजुअल एक डायरेक्टर हूँ, तो मुझे लगता था कि ये फ़िल्म जो है ना ज़्यादा डायलॉग इसमें कम होने चाहिए, ज़्यादा विजुअल और एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब नासिर साहब के डायलॉग्स जब उनकी गहराई में अगर जाए ना, और कि वो कितनी बड़ी बात एक जुमले में बंद करते हैं, और ज़्यादा पंजाबी भी हमने जब उसकी समझना शुरू की, सीखना शुरू की, तो लगना शुरू हो गया कि एक बहुत बड़े डायलॉग्स के इर्द गिर्द हम एक छोटी सी फिल्म बना रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बन गई है बिल्कुल। और इसकी लैंग्वेज पंजाबी है, लेकिन इसको दूसरी ज़ुबानों के लोग जो हैं वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं विजुअल है। जी जी जी, आप इसको म्यूट भी कर दें ना, इसकी साउंड ऑफ भी कर दें, आपको समझ आ जाएगी फिल्म की। अच्छा। वो अलग बात है कि जो पंजाबी समझते हैं वो जो एक लेयर इसमें है डायलॉग्स की, उसका जो उनको मज़ा आएगा वो उतना नहीं आएगा। लेकिन इसमें हम इंग्लिश में सबटाइटल्स भी डालेंगे और उर्दू के सबटाइटल्स भी होंगे। लेकिन पाकिस्तान में इसने पहले तो रिलीज़ होना है ना, पाकिस्तान में ये इकट्ठे होगी दुनिया भर में। अच्छा, दुनिया भर जी में? जी जी। कुछ कंट्रीज़ के नाम बताएंगे कहाँ कहाँ पे ये रिलीज़ हो रही जी, है? ये यूएसए में रिलीज़ हो रही है, कनाडा में हो रही है, यूके में हो रही है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यूएई में, सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, ये जो पूरा रीजन है इधर हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, न्यूजीलैंड में हो रही है, सिंगापुर में हो रही है, काफ़ी मुल्कों में हो रही है। और चाइना में भी होगी, लेकिन चाइना में हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये ही हमारे लिए इस वक्त जो है ना मैनेज करना बहुत, चाइना की मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है। और हम चाह रहे थे कि उसकी रिलीज़ को हम अलग मेहनत करके उस पर फोकस करके पहले हम चाइनीज़ सबटाइटल लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। या ये भी हो सकता है कि वो फवाद खान और हमजा बासी जो चाइनीज़ में बोल रहे हो तो डबिंग हो गई तो वो भी, बट लेट्स सी क्या होता है, वो अच्छा, उनकी मर्जी। नासिर अदीब साहब, आपको लग रहा है कि एक ज़माने में जो बड़ी शानदार फिल्में बनती थी पाकिस्तान में, फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे एक बुरा वक्त आया, आप कह लें ज़वाल का वक्त था, आपको लगता है ये फिल्म जो है ये दोबारा खड़ा कर देगी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को अपने पाँव पे? मेरे साहब, पहली बात तो ये है कि ये तीन पागल इकट्ठे हो गए। मैं पागल नहीं था, अच्छा, लेकिन मुझे बिलाल ने पागल कर दिया। और मैं भी शामिल हुआ। वो जो इन्होंने बात की है ना कि मैं एक वो यूँ कह लें, आपने कभी टांगे पे बैठे हैं लाहौर में, बड़ी दफ़ा उसके यूं होता है, वो कवर होता है आंखें, आपको पता है वो आंखें क्यों राइट कवर लेफ्ट से उसको नजर दाएं बाएं ना घूम सके, हाँ, उसको दाएं घुमाएंगे वो रुक जाएगा। हाँ, मैं 412 फिल्में लिखने वाला राइटर, एक ही हीरो मेरे पास, सुल्तान राय और मुस्तफ़ा कुरैशी, तो मैं वो टांगे का घोड़ा बन गया जिसके इर्द गिर्द था कि मैंने बस एक ही रास्ते पे चलना और वहाँ से वापस आना, और उस रास्ते पे मुझे सवारियाँ मिलती रहीं, यानी व्यूअर्स मिलते रहे, मेरा कारोबार चलता रहा। जब बिलाल को मैंने कहानी सुनाई, तो जब इनका रिएक्शन मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि ये जो है ना मेरे इर्द गिर्द, ये मुझे उतारने पड़ेंगे,
मुझे दाएं भी जाना पड़ेगा, मुझे बाएं भी जाना पड़ेगा। इसने मुझे घुमाया। ये इसको क्रेडिट है कि मैं 412 फिल्में भूल कर मैंने फिर इनके साथ एक जुमला बोला, इनको याद होगा। मैंने कहा बिलाल साहब मैं 0 मीटर पर खड़ा हूँ, 0 पॉइंट पर। मैं भूल गया हूँ कि पीछे मैंने क्या किया। अगर मैं ये याद रखूँगा कि पीछे मैंने क्या किया, शायद मैं आपके साथ काम ना कर सकूँ। समझ ले, मैंने कुछ नहीं काम किया। ये मेरी पहली फिल्म है, ये मेरा डेब्यू इस इंडस्ट्री में, याद है सर। और मैंने कहा ये मेरी विश है कि मेरे इस इंडस्ट्री में डेब्यू आपके साथ हो। अच्छा, डेब्यू। जी। 10 लाख मांगा और 15 लाख मिल गया आपको? जी, मैंने मांगे नहीं, 10 लाख भी नहीं मांगा। ये सामने बैठे, इन्होंने जो दिया खुद ही दिया। अच्छा, खुद ही दे दिया? खुद ही दिया। 15 लाख? जी। वैसे काफ़ी ज़्यादा है। आप ले बीच में से आप ले। FBR वालों ने भी सुन लिया। तो वो जनाब मुझे वो मैं भूला उसको, और मैंने अलग से शुरू किया फिर। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं इनके साथ मैच कर गया। मैं चौथा पागल इनके साथ शरीक हो गया। तो आप अपने पागलपन का एतराफ़ करके दरअसल इन सब पागलों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं और फ़ख्र का इजहार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। पॉजिटिव चीज़ है, बड़ी और पॉजिटिव चीज़। मेरा सफ़र जो है, एक फ़िल्म में मैं इस काबिल हो गया, इनसे इतना कुछ मैंने सीख लिया कि मैं अब नई इंडस्ट्री का कोई भी डायरेक्टर के मेरे सामने बैठेगा तो मुझे कम्प्लेक्स नहीं होगा, मैं उसको मैनेज कर लूँगा। और ये जो फिल्म, जैसे बिलाल साहब ने कहा ना कि ये बहुत बड़ा ख़तरा था, ये इतना बड़ा रिस्क था। और उस वक्त मैं हैरान रह गया जब मुझे पता चला ना पंजाबी इनको आती है, ना फवाद खान को आती है, ना मायरा खान, किसी को नहीं आती है सिवाय हमजा साहब के। तो शौक देखे मेरे प्रोड्यूसर को भी नहीं आती। प्रोड्यूसर पठान है जी। और फिल्म पंजाबी बनाने चले, और फिल्म वो बनाने बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये मुल्की यकजहती का सबूत है। अब देखें ना, प्रोड्यूसर जो है वो पख्तून है। जी। हाँ जी। और डायरेक्टर को पंजाबी नहीं आती और पंजाबी की कहानी लिखता है। हाँ, देखें ना, ये एक सोच देखें। उस कल्चर को भी फिर पिक्चराइज करना शुरू करता है, उस गेस्चर को भी लेता है जो एक पंजाबी का स्टाइल होता है। तो जब ये फिल्म बनाने लगे थे ना, तो उस वक्त, और मुझे लोगों ने कहा भी कि आप जो फिल्म लिख रहे हैं आप अपनी इज़्ज़त गंवा देंगे, आप ना लिखें। बड़ी दुनिया ने मशवरा दिया मुझे कि ये काम ना करें। तो अगर हौसला किसी ने दिया मुझे तो वो मेरी बेगम ने दिया कि नहीं, अल्लाह मालिक है। अच्छा। और फिर मैं तैयार हो गया। तो इस पागल के पीछे भी एक औरत थी। हाँ हर जी। कामयाब और इंसान के पीछे एक औरत होती है। जी, और हर औरत के पीछे भी एक मर्द होता है। ठीक है। तो मुझे फिर यकीन जो आया इस बात से आया कि जो मैंने पहली मौला जट लिखी वो भी मैंने अपने पास से नहीं लिखी थी। मेरे ज़मीर ने मुझे बताया कि वो भी अल्लाह ने अता किया, आपने लिख दिया। तो क्या तुम मांगना भूल गए या वो देना भूल गया? वाह। तुम मांगते रहो, वो दे देगा। और उसने मुझे दिया। तो भाई मेरे, ये आपने फिल्म प्रोडक्शन सीखी कहाँ से थी? ये तो बता दें। जी, मैं मेरी डिग्री है मोशन पिक्चर्स और अच्छा। टेलीविज़न में। जी, मैंने USA से ये मैंने इसलिए पूछा ना कि मैं इनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं ये आपकी, वो तो बस उनका लावजह तो नहीं ना कर रहे। तरीका है उस वैसे। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, मैं तो देखे वो कह रहा हूँ जो सच है। मैं खुशामद नहीं कभी किसी की करता, बिल्कुल नहीं लेकिन मैं कंजूसी भी नहीं करता। और जो तारीख होती है वो तारीफ नहीं होती, वो तारीख होती है। लोग उसको तारीफ समझ लेते हैं। आप देखें इस मौला जाट को देख लें, मेरी 412 फिल्में रिलीज़ हुई और उसमें 374 फिल्में मेरी सुपरहिट है। उन 374 फिल्मों से मुझे वो अप्रिसिएशन इकट्ठे अगर एक तरफ कर लें तो इस फिल्म की रिलीज़ से पहले जो मुझे अप्रिसिएशन मिला है वो इससे भारी है। सिर्फ ट्रेलर से ही? सिर्फ ट्रेलर्स। मुझे पता है, मैं फ़ोन सुनता हूँ, मुझे कहाँ से सिखों के फ़ोन आते हैं, हिंदुओं के फ़ोन आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं कि फ़िल्म कब रिलीज़ हो रही है। और मैं इनसे शेयर भी करता हूँ। मुझे चंडीगढ़ से फ़ोन आया कि हमें सिर्फ ऑनलाइन फ़िल्म दिखाने के पैसे बता दें कितने। अच्छा, क्या हम चंडीगढ़ में दिखाएंगे? एक सवाल मैं कर लूँ आपसे ये ट्रेलर के बारे में। जी जी। ट्रेलर के अप्रिसिएशन तो लोग करते हैं ना, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को क्रिटिक साबित करने के लिए बिलावजह तनकीद भी करते हैं। वो कहते हैं जी ये तो हॉलीवुड जो फिल्में हैं, ये उनकी छाप नज़र आ रही है इस ट्रेलर पे। जी जी जी। सॉरी मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँ, मेरा एक सवाल है। जब आप कहते हैं कि हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है तो बंदा भी तो वहाँ से पढ़ के आया है ना, तो जो उसके इन्फ्लुएंसेस हैं, जो उसने सीखा है वो अप्लाई कर रहा है वहाँ पे। बट हैविंग सेड दैट, और एक्टर भी वो है जिसने आज से 22 साल पहले एक ड्रामा किया था, जट एंड
बॉन्ड, अच्छा ठीक है, याद है ना? 22 साल पहले भूल किया जाना चाहता हूँ बेहतर है, बट हाँ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा था। जट एंड वो बॉन्ड। एक और इंसान था, एक और इंसान है। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं सिर्फ ये कह देना, मुझे ये लगता है कि ये सवाल या ये क्रिटिसिज्म थोड़ा सा अनफेयर इसलिए होता है, अगर ये क्रिटिसिज्म है तो आप इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन के बाद ही कुछ बनाते हैं, राइट? आर्किटेक्चर देख लें, जो मर्जी देख लें, आपकी हिस्ट्री, आपका कल्चर आपके सामने है। इट इज़ अ मेल्टिंग पॉट। सिर्फ हम जो हैं पाकिस्तानी नहीं है, हमारा तो मंगोल्स का भी है, हिंदुओं का भी है, अरबियों का भी है, हर चीज़ आके मिक्स होकर आपके इन्फ्लुएंसेस नज़र आते हैं। जब आप एक चीज़ सीख के आए हैं, जिस तरह से सीख के आए हैं, और उसको आप मिक्स कर रहे हैं एक पंजाबी कल्चर के साथ, से यू आर क्रॉस ब्रीडिंग समथिंग एंड मेकिंग समथिंग न्यू। मैं तो तारीफ लेता हूँ उसको, अगर हॉलीवुड से कंपेयर को करे तो तारीफ है। नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि चले ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर आप उसको तारीफ नहीं भी कहते, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि हमने इतना एक जिसको कहते हैं कहत था पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, जो काफ़ी अरसा चला, उसके बाद आपकी रिवाइवल हुई और आप कहते हैं हम मेन स्ट्रीम सिनेमा को किक ऑफ करना चाहते हैं। तो उसके अंदर जो आपके फिल्म मेकर्स आ भी रहे हैं और जो बना भी रहे हैं अभी, उसमें आप मुझे बता दें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप देख के कहेंगे कि यार ये वैसा नहीं लगता या वैसा नहीं लगता। ऑब्वियस ही बात है, आप कंपैरिजंस ड्रॉ करेंगे क्योंकि आपने इतने अरसे से कुछ देखा ही नहीं। सो आई थिंक टू कॉल दैट क्रिटिसिज्म वुड बी अ बिट अनफेयर, एंड टू क्रिटिसाइज लाइक दैट वुड बी अनफेयर, बट हैविंग सेड दैट एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। सबको हक हमजा भाई, है राय देने का। ये फिल्म गेम चेंजर होगी? सर डेफिनेटली गेम चेंजर होगी। ये इस स्केल की फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे उसका स्केल हो, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में पहले इस तरह की एटलीस्ट मेरी लाइफ टाइम में बनी है, और आगे भी मुश्किल लग रहा है कि बने। सो ये गेम चेंजर इस तरह होगी कि आई होप के डज वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस, ताकि बाकी जो फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी कोशिश करें कि इस तरह की कभी साल 2 बाद या 3 नहीं, बाद ऐसा एक तो नहीं, फिल्म- ऐसा तो नहीं होगा कि फिर इस सारे प्रोड्यूसर जो हैं और डायरेक्टर्स जो हैं वो इसी किस्म की फिल्में बनाएं। ये हुआ था वार के बाद, हाँ? वार के बाद हुआ था कि एक स्ट्रिंग ऑफ फौजी फिल्म बनी थी। ये लेकिन- मेरा सवाल तो जायज़ है ना सर? हाँ, है तो जायज़, है तो जायज़। लेकिन सर मेरा होप ये है कि हमारे बाकी प्रोड्यूसर्स जो हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स ख़ास तौर पे जिनके पीछे चैनल्स भी हैं, वो कोशिश करें कि 2, 3, 4 साल में ना एक कोई ऐसी ज़रूर फिल्म लाएं पाकिस्तान में, पंगे वाली जो ज़रा माइलस्टोन्स को ब्रेक करे, ताकि हमारी इंडस्ट्री ना ग्रो करे। अगर हमने इंटरनेशनली अब अपनी चीज़ों को शोकेस ना किया तो हम वफात पा जाएगी हमारी इंडस्ट्री। अगर हमने लोकल डोमेस्टिक ही रहे, तो तुर्की सबसे बड़ी मिसाल है कि उनके ड्रामे कुछ 36-37 मुल्कों में चलते हैं, उनकी फिल्में चलती हैं। हमें भी ना थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कंटेंट फॉर द वर्ल्ड, ताकि हम थोड़ा ग्रो करें सर, वरना तो बड़ा मुश्किल। और लेजेंड ऑफ मौला जट स्पेशल हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, और फिल्म का नाम तो आपको पता ही है, लेजेंड ऑफ मौला जट, और इसकी एडवांस बुकिंग जारी है, खिड़की तोड़ रश है। मैंने भी कोशिश किया है एडवांस बुकिंग करवाने की, अभी तक तो मुझे नहीं मिली, मुझे सिफारिश करवानी पड़ेगी बिलाल अशारी साहब से। मैंने आपसे सवाल ये करना है फवाद खान साहब, कि आपने अनुष्का शर्मा के साथ भी काम किया, सोनम के साथ भी काम किया, आलिया भट्ट के साथ भी काम किया, और फिर मायरा खान के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ थे आप? हमजा अब्बासी के साथ। मेरा भाई, थैंक यू। ये बिल्कुल उन्होंने, ये दिस इज द जोड़ी आई लव। हाँ, सबसे कंफर्टेबल इसे कहते हैं मुंह खुलेगा खुला रहेगा। ये किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं आपने अपने आप को आलिया भट्ट के साथ कंपेयर किया या अनुष्का शर्मा के साथ? सर मैंने अपने आप की खाल तक पहुंच के बाल उतार के रहे। मैंने अपने आप को मायरा के साथ कंपेयर किया। नहीं बताएं सर, सीरियस क्वेश्चन। नहीं सर, सीरियस क्वेश्चन, सीरियस आंसर, ये मुझे अपनी बीवी अच्छी लगती है, उसके साथ कंफर्टेबल। मैंने खौफजदा हैं, इतने ज़्यादा खौफजदा हैं भाभी से आप? नहीं, मैं भाभी से खौफजदा नहीं हूँ, मैं खौफजदा हूँ कि मैं खौफजदा हूँ कि मुझे फिर किस किस को जवाब देने पड़ जाते हैं फिर उसके बाद कि मैं जी वो उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल, उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल, उनके साथ ज़्यादा। खैर किसी को मुझे लगता है एतराज़ नहीं होगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मायरा के साथ आउट ऑफ ऑल ऑफ देम मेरी सबसे पुरानी दोस्ती है। सो जहाँ तक काम का ताल्लुक है, आई हैव ऑलवेज हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप विद ऑल माई को एक्टर्स। दे हैव ऑलवेज बिन वेरी काइंड, वेरी जनरस, और मुझे बहुत मज़ा आया इन सब के साथ काम करने का। ये सवाल जो था ना कि किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल आपने फील किया, उसकी वजह ये थी कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक इंडियन फिल्म की शूटिंग के दौरान एक आलिया भट्ट के साथ आपने कोई एक सीन करने से ज़रा रिलक्टेंस शो की थी। तो ऐसा मायरा खान के साथ तो नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे तो आपके हाथ में गंडासा था, और वो भी 6 किलो वजनी गंडासा था। तो गंडासे से उस बेचारी को ज़ख्मी तो नहीं किया? नहीं, उनको क्यों ज़ख्मी करना था, उनके बारे में तुम्हें लगता है?
गंडासा का तो कोई लेना देना नहीं था उन सीन्स के अंदर, तो नहीं ज़ख्मी तो नहीं किया। अगर उनके जज्बात को ज़ख्मी किया हो इतनी लंबी लंबी शूटिंग से तो वो एक अलग बात है, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 6 किलो वजनी गंडासे ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं किया आपके साथ? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई मेडिकल सवाल कर रहे हैं आपके। नहीं, गंडासा कहीं गिर गया हो आपके हाथ से, किसी के पाँव पे लग गया हो, किसी को आपने मेरे अपने पाँव पे ही गिरता था, अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारता था मैं हर दिन। मील बड़े होते थे। अच्छा। हाँ, असल में दिन में हमारे 8-10 गंडासे तो वैसे ही टूटते थे जिस दिन एक्शन होता था। अच्छा। जी, सेट पे हमने बहुत सारे आइडेंटिकल बना के डुप्लीकेट रखे होते थे, तो क्योंकि वो एक्शन में कभी ज़मीन पे लग रहा है। आप मेरा सवाल समझ गए हैं? जी, आप मेरा सवाल समझ गए। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे दरअसल कि आपने कितने गंडासे तक आपके सवाल और उनके जवाब की समझ तो इन्होंने कितने गंडासे तोड़े? पता नहीं कितने, मेरा ख्याल है 50-60 तो इस फिल्म पे टूट गए होंगे। अच्छा, प्रमोशन है तो इसका मतलब लंबी छोड़ते थे। ये व्यूअर्स को पता चल रहा है ये गंडासा तोड़ फिल्म है, खिड़की तोड़ फिल्म नहीं, गंडासा तोड़ फिल्म है। वाह, हाँ नाइस। ये तो है सर, ये तो एक शफकत चीमा साहब पे भी टूट चुका था। अच्छा है एक सीन है जिसके अंदर शफकत चीमा साहब पे वो गंडासा, रिमेंबर द सीन, वो गिव अवे हो जाएगा, तो वो उनको प्रिटेंड करना था मारने के लिए, लेकिन वो गंडासे का हेड बकायदा टूट के शफकत चीमा साहब के इधर पेट पे लगा था। रियली? हाँ, तो बच गए वो। आई टेल यू द सीन जिसके अंदर। अच्छा, तो वो बड़ा एक वो था कि यार बचत हो गई, शुक्र है, क्योंकि वो इस फिल्म में चोटें तो बड़ी लगी। इसमें ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि ये आपने जिस मुल्क से ये पढ़ी है जी, फिल्म मेकिंग, जी, तो वहाँ पे ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं बहुत से कि जो मेन एक्टर्स हैं वो ज़ख्मी ना हो। आपकी फिल्म में बेचारे फवाद खान और कई दूसरे एक्टर ज़ख्मी हो रहे थे। नहीं है, वो पाकिस्तान में शूट करने का कोई तो फ़ायदा होना चाहिए। नहीं, हमने बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। हमारी एक इंटरनेशनल स्टंट की टीम इधर थी। अच्छा। जो हमारा एक्शन का जो फाइट कोरियोग्राफर जो था वो बड़ा केयरफुली चलते थे, स्टंट मैन भी इन्वॉल्व होते थे। लेकिन ये काम ही ऐसा है कि इसमें चोटें लगती हैं। जो रियल एक्शंस थे वो ये खुद ही कर रहे थे, इन्होंने स्टंट यूज़ नहीं किए उसमें। मिक्स था, स्टंट डबल होते थे। कुछ स्टंट्स तो बेसिकली वो एक्शन जो जिसके अंदर ऐसे करतब इन्वॉल्व थे जो हम फिजिकली कर नहीं सकते, ऐसे बैक फ्लिप हो गया या उड़ के कोई किक मारनी हुई, तो वो फिर स्टंट डबल्स करते थे जो बाहर से टीम आई थी। लेकिन वो वाले एक्शंस जो हम कर सकते थे, दे टॉट अस। तो ये एक और ख़बर मिल गई ना मुझे जी कि जो स्टंट थे वो भी बाहर से आए थे। जी, स्टंट मैन एक्शन टीम जो एक्शन टीम बाहर से आई थी। एक्शन टीम जी बाहर से इंटरनेशनल। हमारे व्यूअर्स को बताया ना, उनके लिए नई चीज़ है, वो समझते हैं कि सिर्फ ये हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में बाहर के लोग आते हैं। नहीं, वो इधर आए थे, कई महीनों के लिए आए थे। फवाद और हमज़ा की ट्रेनिंग हुई थी बाकायदा उससे पहले, और उन्होंने हमारे बहुत सारे जो इधर और जो फाइटर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको भी ट्रेन किया, क्योंकि सिर्फ आपस में तो नहीं लड़ते, और भी बहुत लोगों से लड़ते हैं। तो अब वो और फिल्मों पे वो काम कर रहे हैं लोग जिनको वो बाहर से ट्रेनिंग मिली। सो ये भी एक बहुत फ़ायदा हो गया हमारी इंडस्ट्री का कि जितना अरसा हम ये फिल्म बनाते रहे काफ़ी लोग ट्रेन होते रहे। सो एक्शन में हमारा ना अब आगे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और आपकी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, सजाद गुल साहब का मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने भी इसकी बड़ी अप्रिसिएशन किया, बड़ी तारीफ़ की है। तो ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म ने रिलीज़ होने से पहले ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को यूनाइट कर दिया। जी, वी कैन होप सो। हम वैसे तो बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम किस एक्सपीरियंस में से गुजरे हैं, लेकिन नासिर अदीब साहब की इतनी मैंने तारीफ़ सुनी है आपके लिए कि मैं खुद पागल हो गया हूँ। अच्छा, थैंक यू सर। ये बस उनका प्यार है। वैसे तो कोई तारीफ़ करे तो मुझे ज़रा बुरा लगता है, लेकिन ये पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है। जिस तरह के नासिर अदीब साहब ने आप सब की तारीफ़ें की हैं, जी, आपको पागल करार दे के, तो ये बहुत कम होता है। और ख़ुद को भी कह दिया इन्होंने मैंने भी पागल करता। तो नासिर अदीब साहब, आपको भी लग रहा है कि जो पुराना दौर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, वो ना सिर्फ वापस आएगा बल्कि हम उससे भी आगे निकल जाएंगे। एक तारीख बनी थी जब मौला जट रिलीज़ हुई थी, और ये एक ऐसी तारीख बनेगी कि वो कुछ रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, और मेरा ख्याल है कि इस फिल्म का जो रिकॉर्ड है वो टूटने के लिए नहीं बनेगा, बहुत अरसा लगेगा। कोई आपको लग रहा है कि ये फिल्म जो है ये कोई मैसेज भी देगी पाकिस्तानी कौम को? सर स्टोरी वाइज तो देखें, एपिक गुड वर्सेस एपिक इवल की कहानी जो है वो खुद एक बड़ी सबक आमोज़ कहानी होती है। इसमें आई थिंक जो मौला के कैरेक्टर की ख़ास तौर पे आर्क है, जहाँ वो एक ऐसे इंसान से शुरू होता है जो एक समझे वैशी है, लेकिन वो एक फिर प्रिंसिपल्ड इंसान बनता है। आई थिंक उसमें बहुत सबक हैं लोगों के लिए भी, और स्टोरी इटसेल्फ इज़ वेरी सबक आमोज़, बिकॉज गुड वर्सेस इवल
का इसके अंदर जो एस्पेक्ट है वो इंसानियत ही उससे जो है वो दो चार है। और पाकिस्तान के हवाले से तो वो कहते हैं ना कि स्टेटस को के खिलाफ लड़ना जो है वैसे ही आजकल हमारी सियासत जो है। ये आपने स्टेटस को चैलेंज कर दिया है। मैंने नहीं मौला करता चैलेंज, मैं स्टेटस को होता हूँ उससे। मीर साहब ये फिर जैसे मैंने कहा है ना, ये गलत सोच के खिलाफ है गलत सोच के खिलाफ है। और दुनिया में इनकलाब जब भी आए ना, सोच बदलने से आए। फवाद खान साहब, क्या ये कहना दुरुस्त है कि ये जो फिल्म है ये दरअसल हक और बातिल की लड़ाई है और इसमें आखिर में हक जीत जाएगा और बातिल हार जाएगा? ये तो देखेंगे तो पता लगेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अदीब साहब, बिलाल लशारी साहब, हमजा अली अब्बासी साहब, फवाद खान साहब, बहुत मज़ा आया आप सबके साथ गुफ्तगू करने का। और ये जो लेजेंड ऑफ मौला जट है, आपने इसके जो अहम किरदार हैं जो सारे के सारे अपनी ज़ात में एक लेजेंड हैं, इनकी गुफ्तगू सुनी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो फिल्म है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाली है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान की एक नई पहचान बनेगी इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।